नमस्ते, आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। डेविड बेनेट को हमेशा से लगता था कि उनकी जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसे किसी और ने लिखा हो। बचपन से ही वह मिलस्टोन बे में खुद को अलग-थलग महसूस करते थे, जैसे वह उस जगह के हैं ही नहीं, जहां वह पैदा हुए और अपना परिवार बसाया। शहर की गलियां उनकी सोच के लिए बहुत तंग लगती थीं। और जाने पहचाने चेहरों में अब कोई अपनापन नहीं रह गया था। उन्हें गहराई से यकीन था कि समस्या उनके बच्चों की परवरिश में थी। ग्रेस और एरिक के बचपन में उन्होंने उन्हें वह सब कुछ देने की कोशिश की जो वह दे सकते थे। हर तोहफा, हर यात्रा, हर खुशी उन शब्दों की भरपाई का एक जरिया थी जो वह कभी कह नहीं पाए। उन्हें बहुत बाद में एहसास हुआ कि खामोशी को सामान से भरने की कोशिश में उन्होंने अनजाने में अपने और बच्चों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। जब दोनों किशोरावस्था में पहुंचे तो यह दूरी साफ दिखने लगी। बातें छोटी हो गईं, नजरें चुराई जाने लगीं और जवाब हमेशा ऊब या तिरस्कार से भरे होते थे। डेविड इस बेचैनी को छिपाने की कोशिश करते, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने ही घर में एक अजनबी बन चुके थे। उनकी पत्नी हैना हमेशा इसके उलट थी। वह जानती थीं कि बच्चों को अपने करीब कैसे रखना है। ग्रेस के साथ उनका एक गहरा रिश्ता था, जो डेविड की नजरों में माँ बेटी के रिश्ते से कहीं ज्यादा था। ऐसा लगता था जैसे हैना और ग्रेस की एक अपनी टीम थी, जिसमें डेविड को कभी शामिल नहीं किया गया। वहीं एरिक दोनों के बीच अपना रास्ता खोजता रहता था। जब ग्रेस और एरिक ने हाई स्कूल पूरा किया, तो डेविड को एक नई शुरुआत का मौका दिखा। उन्होंने क्लियर वाटर स्प्रिंग्स जाने का प्रस्ताव रखा, इस उम्मीद में कि एक नई जगह अतीत की थकान को मिटा देगी। उन्होंने सोचा था कि एक अलग माहौल में वह खोई हुई बातचीत को फिर से हासिल कर सकते हैं और सालों की दूरी को पाट सकते हैं। उन्हें सच में लगता था कि उनके और बच्चों के बीच की खाई उस उबाऊ रूटीन और शहर की एक रस्ता का नतीजा थी, जहां हर कोई एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा जानता था। लेकिन हकीकत बेरहम थी। जगह बदलने से कुछ भी नया नहीं हुआ। इसके विपरीत, जिस शादी में पहले से दरारें पड़ चुकी थीं, वह अब पूरी तरह से बिखरने लगी थी। हैना ज्यादातर खोई खोई सी रहने लगी। बच्चे अब बड़े हो चुके थे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे, और डेविड के पास जो कुछ बचा था वह था एक ठंडा और खामोश घर, जहां चीजें भी उनकी नाकामी की गवाह लगती थीं। खालीपन ने अब हमेशा के लिए डेरा डाल लिया था। डेविड शहर के एक छोटे से कैफे में बैठे थे, जहां वह अक्सर अपनी दोपहरें गुजारते थे। मेज पर उनका सेलफोन और कॉफी का एक ठंडा पड़ चुका कप रखा था। यह उनकी रोज की पनाहगाह थी, एक ऐसी जगह जहां कोई उन्हें परेशान नहीं करता था और जहां वह अपनी खामोश पढ़ाई में डूब सकते थे। इसी दोहराव और अकेलेपन के चक्र के दौरान एक अनपेक्षित फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। ग्रेस ने कांपती हुई आवाज में बताया कि हैना घर पर गिर गई हैं और उनके टखने में फ्रैक्चर हो गया है। यह खबर अपने आप में परेशान करने वाली थी, लेकिन उसके बोलने के तरीके ने डेविड के मन में शक पैदा कर दिया। उन्होंने पूछा कि हैना कहाँ है। ग्रेस ने जवाब दिया कि वह अस्पताल में है। बिना देर किए डेविड ने जानना चाहा कि क्या वह अपनी मां को अस्पताल ले गई थी। ग्रेस झिझकी, हकलाने लगी और शब्दों में उलझ गई, जब तक कि उसने मुश्किल से यह नहीं कहा कि उसे नहीं पता कि उसकी मां अस्पताल कैसे पहुंची। उस जवाब का गहरा असर हुआ। डेविड को लगा जैसे उनके चारों ओर सब कुछ एक पल के लिए ठहर गया हो। जो कभी एक धुंधली सी बेचैनी थी, वह अब एक असहज यकीन में बदल गई कि इस स्थिति के पीछे
कुछ बहुत बड़ा छिपा है। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने एरिक को फोन किया। उनका बेटा हैरान था। उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, कि किसी ने उसे कुछ नहीं बताया था। डेविड की बेचैनी तेजी से बढ़ने लगी। बिना किसी बहाने या सफाई के बारे में सोचे वह तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़े। हर मील के साथ उनका खून खौल रहा था। उन्हें हैना की आंखों में देखकर सच जानना था, वह सच जो हर कोई छिपा रहा था। जब वह पहुंचे तो उन्होंने जो मंजर देखा वह उनकी कल्पना से भी बदतर था। हैना, जिनके टखने पर प्लास्टर चढ़ा था, अपने दर्द से ज्यादा उनकी नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने पूछा कि वह वहां कैसे पहुंची, तो वह सिर्फ इतना बुदबुदाई कि उन्होंने टैक्सी बुला ली थी। जवाब रूखा, रटा रटाया और घबराहट से भरा हुआ था, जिसे छिपाना नामुमकिन था। डेविड को उसी पल एहसास हो गया कि वह झूठ से घिरे हुए हैं। हालांकि हैना ने दिखावा बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वह अपने ही शब्दों में उलझ गई और अपनी गढ़ी हुई कहानी को संभाल नहीं पाई। उनका हर वाक्य स्थिति को और भी असहज बना रहा था, जैसे वह खुद को एक गहरे गड्ढे में धकेल रही हों। इतने सालों से उन्हें जानने वाले किसी व्यक्ति के लिए टैक्सी का बहाना बहुत कमजोर लग रहा था। डेविड ने और जोर नहीं दिया। वह जानते थे कि उस पल कोई भी सवाल बेकार होगा। वह बस खामोशी से देखते रहे। उनकी नजरें हैना पर टिकी थीं, जैसे वह सब कुछ समझ चुके हों, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे हों। जब डॉक्टर ने हैना को छुट्टी दे दी, तो वह उठे, उनके साथ बाहर तक गए और दोनों एक भी शब्द कहे बिना अस्पताल से निकल गए। उनके बीच की खामोशी किसी भी बहस से ज्यादा भारी थी। कार में, सड़क पर नजरें गड़ाए, डेविड ने अचानक चुप्पी तोड़ी। बिना किसी लाग लपेट के वही पूछा जो अस्पताल से उनके दिमाग में घूम रहा था। उन्होंने अपना चेहरा थोड़ा घुमाया और बिना लहजा बदले सीधे पूछा, तुमने टैक्सी लेने के बजाय मुझे फोन क्यों नहीं किया? हैना झिझकी। ऐसे शब्द खोज रही थी जो मिल नहीं रहे थे। जब तक कि वह कुछ बुदबुदाई कि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह बहाना यकीन दिलाने के लिए बहुत खोखला था। उस रात डेविड सो नहीं सके। वह लिविंग रूम में बैठे शून्य में घूरते रहे। उनका दिमाग शक और यकीन के बीच बेरहमी से उलझा हुआ था। अस्पताल में हैना का घबराया हुआ चेहरा हर पल उन्हें परेशान कर रहा था। कुछ छिपा हुआ था, कुछ जो एक साधारण घरेलू दुर्घटना से कहीं ज्यादा गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय आखिरकार अपने सारे पत्ते खोल रहा था, उन्हें वह देखने के लिए मजबूर कर रहा था जिससे वह इतने लंबे समय से बचते आ रहे थे। सुबह के शुरुआती घंटों में, जब घर पर अभी भी सन्नाटा था, उन्होंने फोन उठाया और एरिक को कॉल करने का फैसला किया। उन्हें अपने बेटे से कुछ ऐसे शब्द सुनने की जरूरत थी जो कम से कम उस बवंडर को शांत कर सके। एरिक ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, जैसे उसे पहले से ही कॉल की वजह पता हो। डेविड सीधे मुद्दे पर आए, बिना घुमाए फिराए। उन्होंने उसे अपने घर आने के लिए कहा। जवाब एक रिजाइंड लहजे में आया, जैसे बेटा पहले से ही आने वाली चीज के लिए तैयार था। थोड़ी देर बाद एरिक पहुंचा। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे समझना मुश्किल था। दोनों टहलने के लिए बाहर निकल गए, जैसे उन्हें उस भारी बातचीत के लिए एक तटस्थ जगह की जरूरत थी। वे शांत सड़कों पर बिना किसी जल्दी के साथ साथ चले। जब वे एक ज्यादा सुनसान जगह पर पहुंचे, तो डेविड रुके और अपने बेटे का सामना किया। उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बस अपनी नजरें स्थिर रखीं, इस इंतजार में कि एरिक एक ही बार में सब कुछ उगल दे, बिना किसी घुमाव के, जैसे यह पल सालों से सही समय पर फटने का इंतजार कर रहा हो।
एरिक ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, जैसे शब्द उसके बर्दाश्त से ज्यादा भारी हों। उसने कहा कि उसने और ग्रेस ने सालों तक एक राजा छिपाए रखा, एक ऐसा राजा जो तब शुरू हुआ था जब वे मिलस्टोन बे में रहते थे। उसने बताया कि अपनी किशोरावस्था के दौरान उसने और उसकी बहन ने पता लगाया कि हैना का मार्क एलिसन के साथ रिश्ता था, जो एक पुराना पारिवारिक दोस्त था। उन्हें उस समय समझ नहीं आया कि क्या करें। वे सभी परिणामों को समझने के लिए बहुत छोटे थे, लेकिन यह जानने के लिए काफी बड़े थे कि यह गलत था। अपनी मां को किसी दूसरे आदमी के साथ देखने का सदमा एक ऐसे जख्म की तरह उनके साथ रह गया जो कभी नहीं भरा। जैसे जैसे एरिक बोलता गया, डेविड को हर शब्द एक झटके की तरह महसूस हुआ। हर बात में नाराजगी और कड़वाहट भरी हुई थी। उनके बेटे ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से हैना और मार्क को कई बार मिलते देखा था, हमेशा छिपकर। ऐसे समय में जब डेविड को लगता था कि परिवार की दिनचर्या सामान्य रूप से चल रही है। एरिक के अनुसार ग्रेस ने उस समय अपनी मां का सामना किया था और एक सफाई मांगी थी। हैना का जवाब क्रूर था। उसने ठंडक से कहा कि डेविड अब उसे संतुष्ट नहीं करते, कि शादी एक बोझ थी और मार्क वह जरिया था जो उसे फिर से जिंदा महसूस करने देता था। उसने बताया कि यह सब उसकी अपनी पसंद थी, कुछ ऐसा जो उसने बिना किसी पछतावे के अपनी मर्जी से किया था। डेविड खामोश रहे। उनकी नजरें अपने बेटे पर टिकी थीं, लेकिन उनका शरीर एक अजीब सनसनी से भर गया था, जैसे वह खुद से बाहर तैर रहे हों। उनकी पत्नी की जो छवि उन्होंने हमेशा बनाई थी, वह बेरहमी से बिखर गई और पहेली के टुकड़े आखिरकार जुड़ने लगे। दूरियां, ठंडी नजरें, पारिवारिक मामलों में अचानक दिलचस्पी की कमी, सब कुछ समझ में आ रहा था। यह धोखा हाल का नहीं था, न ही कुछ पल का। यह परिवार के अतीत में गहरी जड़ों तक समाया हुआ था, उस दरार की तरह जो धीरे धीरे बढ़कर एक ऐसा गड्ढा बन गई थी जिसे कभी भरा नहीं जा सकता था। एरिक ने आगे बताया कि उस खोज के बाद उसने और ग्रेस ने चुप्पी का एक समझौता किया। दोनों परिवार के ढांचे को नष्ट करने से डरते थे, एक ऐसी टूट-फूट पैदा करने से जो उन सभी को निगल सकती थी। उन्होंने उस सच का बोझ चुपचाप उठाने का फैसला किया। हर कोई अपने-अपने तरीके से उस बोझ से निपट रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ समय के लिए जो कुछ वे जानते थे, उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन इसने घर के भीतर हर रिश्ते को खोखला कर दिया। बहसें बढ़ गईं, गैर मौजूदगी आम हो गई और जो घर कभी हंसी से भरा था, वह ठंडी दीवारों और खाली बातों का एक मंच बन गया। डेविड ने भारी मन से सब कुछ सुना। एरिक की आवाज, हालांकि दृढ़ थी, लेकिन उसमें उस व्यक्ति की थकान झलक रही थी जिसने बहुत लंबे समय तक यह बोझ उठाया था। उनके बेटे ने यह कहकर बात खत्म की कि जब उन्होंने मिलस्टोन बे छोड़ने का फैसला किया, तो उसे और ग्रेस को विश्वास था कि यह एक नई शुरुआत होगी, सभी के लिए अतीत को दफनाने का एक मौका। लेकिन हैना कभी भूलना नहीं चाहती थी। उसने मार्क के साथ संपर्क बनाए रखा, छिपकर, उस रिश्ते को जगह बदलने के बाद भी बनाए रखा। एरिक के अनुसार हैना ने कभी कोई पछतावा नहीं दिखाया, जैसे वह इसे अपना निजी अधिकार मानती हो। उस पल डेविड को लगा कि उनके अंदर कुछ मर गया है। हैना का धोखा एक गहरा जख्म था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि बच्चे इतने विनाशकारी रहस्य से घुटकर जी रहे थे, जबकि वह अंधे बने रहे, यह मानते हुए कि समस्या सिर्फ एक स्वाभाविक पीढ़ी का अंतर था। हर पारिवारिक याद अब दागी हुई लग रही थी, झूठ और चूकों से दूषित। उनके बीच इतने सालों की खामोशी
उन दर्द भरे शब्दों में बयां हो गई थी। वे चुपचाप सड़क पर चलते रहे जब तक कि डेविड ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में वह नहीं कहा जो पहले से ही स्पष्ट लग रहा था। अपने बेटे की ओर देखे बिना उन्होंने एक कड़वे लहजे में कहा, जैसे केवल उस बात की पुष्टि कर रहे हों जो वह पहले से जानते थे। तो जब हैना को चोट लगी तब मार्क उसके साथ था। वही उसे अस्पताल ले गया था, है ना? एरिक ने जवाब देने में थोड़ा समय लिया, जैसे हर शब्द को तौल रहा हो। जब तक कि उसने अंत में बिना किसी विश्वास के लेकिन ईमानदारी से कहा, मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन इतिहास को देखते हुए यह काफी हद तक संभव है। डेविड आगे बढ़ गए। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानते थे कि सब कुछ साफ हो चुका है। जब वह घर लौटे तो वह चुपचाप कमरों में घूमे, हर कोने को एक खाली नजर से देखते हुए, जैसे उस जगह और उससे जुड़ी हर चीज को अलविदा कह रहे हों। उस पल वह समझ गए कि वहां उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। रखने लायक कुछ भी नहीं बचा था। जो कुछ कभी एक याद थी, वह अब एक बोझ बन गया था, और उन्होंने पूरी निश्चितता के साथ महसूस किया कि अब बिना पीछे मुड़े जाने का समय आ गया है। डेविड 2 और दिन घर पर रहे, शांत लेकिन खोए हुए नहीं। उनके विचार अब पहले की तरह चक्कर नहीं काट रहे थे। फैसला हो चुका था, और इस बार किसी भी हिचकिचाहट की कोई गुंजाइश नहीं थी। शांति के साथ उन्होंने हर बैंक खाते, हर निवेश और जीवन भर की मेहनत से बचाए गए हर पैसे की समीक्षा की। पैसा वही था, अछूता, उसी कठोरता के साथ जमा किया गया था जिसका इस्तेमाल वह इतने सालों तक अपनी दिनचर्या बनाए रखने के लिए करते थे। यह बदला या सजा के बारे में नहीं था। यह बस खुद को आजाद करने की जरूरत थी, उस आखिरी धागे को काटने की जो अभी भी उन्हें उस मंजर से बांधे हुए था। बिना कोई शोर मचाए उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्टॉक बेचे, निवेश बंद किए, दशकों से रखे गए फंड निकाले और ध्यान से रकम ट्रांसफर की, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कदम किसी की नजर में ना आए। सभी जमा पूंजी का अंतिम योग, जिसे उन्होंने कभी एक ऐसे परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण रिटायरमेंट के बारे में सोचकर जमा किया था जो अब मौजूद नहीं था, लगभग $2 मिलियन था। अब वह पैसा भविष्य की योजना नहीं रहा, बल्कि एक दूर की नई शुरुआत का निश्चित रास्ता बन गया, जहां कोई उनका नाम नहीं जानता था और जहां वह आखिरकार पूरी तरह से गायब हो सकते थे। उन्होंने केवल कुछ कपड़े पैक किए, बिना पीछे मुड़े जाने के लिए जरूरी सामान, और हैना के लिए घर और कार छोड़ दी, जैसे वह उसे वही मंच लौटा रहे हों जहां इतने लंबे समय तक वे सारे झूठ खेले गए थे। उन्होंने चुपचाप स्पेन के लिए एक फ्लाइट बुक की, विशेष रूप से मलोरका द्वीप के लिए। कोई विस्तृत योजना नहीं थी, कोई यात्रा कार्यक्रम नहीं था। उनका एकमात्र इरादा गायब हो जाना था, हर किसी की याददाश्त से मिट जाना था। एक ऐसी जगह पर नए सिरे से शुरुआत करना था जहां उनके नाम का कोई वजन न हो। जाने से पहले के अंतिम क्षणों में डेविड ने एक आखिरी बार घर का चक्कर लगाया। उन्होंने रसोई को देखा, जहां उन्होंने इतनी बार खुश होने का नाटक किया था, लिविंग रूम को जिसमें खाली बातें थीं, और बेडरूम को जो ठंडी रातों और अंतहीन खामोशियों का गवाह था। कोई आंसू नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक अटूट यकीन कि यह अध्याय बंद हो चुका है। डेविड ने सही समय का इंतजार किया। जब उन्हें पता चला कि ग्रेस हैना को उसके टखने की दोबारा जांच के लिए अस्पताल ले गई है, तो उन्हें सही मौका मिल गया। उन्होंने पहले से पैक किया हुआ बैग उठाया, अपने दस्तावेज जांचे, और बिना कोई नोट, संदेश या सफाई छोड़े सामने के दरवाजे से बाहर निकल गए। वह कभी न लौटने के पक्के इरादे से चले गए। वह एक छोटे से सूटकेस के साथ
विमान में चढ़े जिसमें केवल सादे कपड़े, कुछ दस्तावेज और पैसे थे। फ्लाइट के दौरान उन्होंने हैना, ग्रेस या एरिक के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने केवल यह सोचा कि दुनिया कितनी विशाल है, और उन्होंने खुद को इतने लंबे समय तक एक ऐसी जिंदगी तक सीमित रखा था जिसे वह हमेशा से जानते थे कि उनके अंदर जो कुछ था उसके लिए वह बहुत छोटी थी। स्पेन पहुंचते ही अभी नए समय और आसपास की खामोशी के आदी हो ही रहे थे कि संदेश आने लगे। पहले हैना के लंबे टेक्स्ट आए जिसमें पूछा गया था कि वह कहाँ है। फिर ग्रेस के संदेश आए जो निराशा और नाराजगी के बीच बदलते रहे। अंत में एरिक ने एक अधिक संयमित लहजे में लिखा, लगभग जैसे वह अपने पिता के फैसले को पहले ही समझ चुका हो। डेविड ने तब केवल अपने बेटे को जवाब देने का फैसला किया। अपना स्थान बताए बिना उन्होंने बस इतना कहा कि वह हमेशा के लिए चले गए हैं, कि वह ठीक हैं, शांति में हैं, लेकिन उनका लौटने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने अपने बेटे से अपनी मां और बहन का ख्याल रखने के लिए कहा, यह स्पष्ट करते हुए कि अब से हर कोई अपना अपना रास्ता तय करेगा। हालांकि उन्होंने एक सीधी गुजारिश की। वह चाहते थे कि एरिक हैना को बताए कि वह सब कुछ जानते हैं, कि धोखा अब कोई राज नहीं रहा, और इसी वजह से उन्होंने हमेशा के लिए जाने का फैसला किया है। अब दिखावे या सफाई के लिए कोई जगह नहीं बची थी। सच अब सामने था। उन्होंने संदेश भेजा और आगे बढ़ गए। मलोरका पहुंचकर उन्होंने एक छोटा, दूर और साधारण अपार्टमेंट किराए पर लिया। उन्होंने नए कपड़े खरीदे, अपना पुराना फोन पीछे छोड़ दिया और एक स्थानीय नंबर ले लिया। हर कदम यह सुनिश्चित करने के लिए सोचा समझा गया था कि कोई उन तक न पहुंच सके। वह बिना किसी जल्दी के सड़कों पर चलने लगे, बिना किसी अतीत को ढोने की जरूरत के लोगों के आने जाने को देखते रहे। नई दिनचर्या ने कुछ ऐसा लाया जो वह भूल चुके थे कि कैसा महसूस होता है, शांति। समय के साथ उन्हें उस स्वैच्छिक अलगाव की सराहना होने लगी। वह बाजारों, छोटे कैफे और यहां तक कि उस चौक पर भी जाने लगे जहां कई स्थानीय लोग अपनी दोपहरें बातें करते हुए बिताते थे। धीरे धीरे उन्हें अपने चारों ओर एक और भाषा सुनने की आदत हो गई, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वह आखिरकार उन सभी चीजों से बहुत दूर थे जिन्होंने कभी उन्हें कैद कर रखा था। महीने बीत गए और जैसा कि उम्मीद थी, हैना ने संपर्क करने की कोशिश की। पहले ईमेल आए, फिर ग्रेस द्वारा भेजे गए संदेश, सभी एक ही लहजे में जो परेशानी और गुहार के बीच झूल रहे थे। डेविड ने हर शब्द को उस व्यक्ति की शांति के साथ पढ़ा जिसने पहले ही सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उन्होंने हर कोशिश को एक एक करके नजरअंदाज कर दिया, जैसे बस अतीत पर दरवाजा बंद कर रहे हों। उनमें से किसी में भी सच्ची माफी नहीं थी। सभी संदेश बेचैनी, उनके गायब होने के सदमे के इर्द गिर्द घूमते थे, लेकिन उस सच को कभी नहीं छूते थे जिसे वह अपने सीने में लिए हुए थे। समय उनका सबसे बड़ा सहयोगी था। डेविड को एरिक के जरिए पता चला कि हैना और ग्रेस ने उन्हें खोजने की असफल कोशिश की थी। ऐसा था जैसे वह हवा में गायब हो गए हों। उन्होंने कोई निशान नहीं छोड़ा, कोई सुराग नहीं, कोई अधूरी कहानियां नहीं। एरिक ही एकमात्र व्यक्ति था जिसके साथ उन्होंने एक खुला चैनल रखा था, लेकिन हमेशा एक स्पष्ट शर्त के साथ। उन दोनों के साथ कभी भी उनके नए जीवन पर चर्चा न करें। उनके बेटे ने उनकी पसंद का सम्मान किया, और सालों बाद वह मलोरका में डेविड से मिलने आने लगा, अपने साथ केवल हल्की फुल्की बातें लाता, बिना किसी मांग के, जैसे दोनों ने उस संरक्षित बंधन में एक तरह की शांति पा ली हो। जब उन्हें लगा कि समय सही है, तो डेविड ने फिर से जगह बदलने का फैसला किया।
इस बार पड़ोसी द्वीप मेनोरका में वह एक और भी शांत जगह चाहते थे जहां वह पूरी तरह से गुमनामी में रह सके। उन्होंने एक साधारण मुखौटे वाला एक छोटा सा घर खरीदा और वहां अपना निश्चित ठिकाना बनाया। उन्होंने बाकी पैसे समझदारी से निवेश किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। उन्होंने एक नई दिनचर्या बनाई, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी अनचाही यादों के, केवल उस व्यक्ति की लेजरते के साथ जो पहली बार अपनी इच्छा के अनुसार जी रहा था। उन्होंने फिर कभी हैना का नाम नहीं लिया, न ही उसके बारे में सोचा। उनके लिए वह बस एक बंद अध्याय बन गई थी जिसे फिर से देखने की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी शादी, हालांकि कागज पर अभी भी वैध थी, किसी भी अन्य पहलू में मौजूद नहीं थी। उन्होंने खुद को हर चीज से मुक्त कर लिया था, जिसमें उनके अपने भावनात्मक बंधन भी शामिल थे। उसका जाना कायरता नहीं, बल्कि एक सोची समझी आजादी थी, जिंदा रहने की एक कोशिश थी, खुद को बचाने का एक तरीका था। उस द्वीप पर हर दिन एक याद दिलाता था कि जीवन हमेशा एक नई शुरुआत का मौका देता है, बशर्ते किसी में उसे छोड़ने का साहस हो जो पहले ही मर चुका है। डेविड अब शांति में जानते थे कि यह निर्वासन एक सजा नहीं, बल्कि गरिमा और स्वतंत्रता के लिए एक सचेत विकल्प था। और वहां सबसे दूर उन्होंने आखिरकार खामोशी में रहने, केवल अपनी हल्की अंतरात्मा की आवाज सुनने का मूल्य समझा। महीने बीतते गए और धीरे धीरे संदेश आने बंद हो गए। सन्नाटे ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन डेविड को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी नई रोजमर्रा की जिंदगी शांति से जी रहे थे, किसी भी ऐसी याद से दूर जो उन्हें अतीत से बांधती हो। सालों बाद एक मुलाकात के दौरान एरिक ने उल्लेख किया कि हैना परिवार के पुराने घर में चली गई है, जहां वह अब मार्क, अपने प्रेमी के साथ रहती थी। यह खबर उन्हें हैरान नहीं कर पाई। डेविड ने बिना किसी प्रतिक्रिया के सुना, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि यह कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। उन्होंने बस एक ऐसे व्यक्ति की शांति के साथ चुपचाप सुना जिसके मन में अब कोई द्वेष नहीं था। उनके जाने को 5 साल बीत चुके थे। एरिक अपने पिता से फिर मिलने आया, इस बार एक अप्रत्याशित खबर लेकर। मार्क का निधन हो गया था। हैना को आगे बढ़ने के लिए बिना किसी सहारे के अकेला छोड़ गया था। एरिक ने बताया कि अब वह और ग्रेस उसकी देखभाल के लिए जिम्मेदार थे। उनकी मां अब बूढ़ी हो रही थी, काम करने या अपना गुजारा करने में असमर्थ, जीवित रहने के लिए पूरी तरह से अपने बच्चों पर निर्भर थीं। डेविड ने हर शब्द शांति से सुना। वह, जो हमेशा निवेश के लिए एक गहरी नजर रखते थे, उन्होंने इन 5 सालों में अपने साथ लाए 2 मिलियन को 4 मिलियन में बदल दिया था। वह एक अमीर आदमी थे, लेकिन सबसे बढ़कर वह अपनी अंतरात्मा से शांत व्यक्ति थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह 2 मिलियन भेजेंगे, ताकि वह एक अनुरोध के साथ उसका प्रबंधन कर सके। पैसे का इस्तेमाल अपनी बहन और मां की देखभाल के लिए करना, उन्हें एक शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कोई आभार या पहचान नहीं चाहते, केवल यह कि वे सही काम करें। एरिक ने भावुक होकर उनका ईमानदारी से धन्यवाद किया, यह जानते हुए कि यह इशारा किसी भी भाषण से कहीं ज्यादा बोलता था। जाने से पहले एरिक ने अपने पिता को प्रशंसा और सम्मान के मिश्रण से देखा। दोनों जानते थे कि यह पल उन सभी चीजों का एक निश्चित अंत था जो कभी उन्हें अतीत से बांधती थीं। एरिक के जाने के बाद डेविड अपने बरामदे में बैठा दूर क्षितिज को निहारता रहा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उस साधारण सी दोपहर में उसने एक ऐसा सुकून महसूस किया
जिसका अनुभव उसे लंबे समय से नहीं हुआ था। एक मिशन के पूरा हो जाने का सुकून। जिंदगी ने अपने सभी उतार चढ़ावों के साथ आखिरकार हिसाब बराबर करने का एक तरीका ढूंढ ही लिया था, और अंत में हर किसी को वही मिला जिसके वे हकदार थे। अब डेविड अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से बिता सकता था, यह जानते हुए कि उसने अपने पीछे कुछ अच्छा छोड़ा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।